उमैर को बुलाएं। ओके अच्छा भाई, अब आप तशरीफ लेके आए वो जो हम थर्ड शेड्यूल कर रहे थे। अब तसल्ली से चंद बातें सुने, लिखें। थर्ड शेड्यूल ये बताता है किस कंपनी पे फोर्थ शेड्यूल लगेगा और किस पर फिफ्थ। इस पेज पे आए, ये पेज है चैप्टर नंबर पता नहीं किससे पहले, 13 से पहले। वो सफ़े कॉपी हो गए हैं? ठीक है। थर्ड शेड्यूल ये बताता है किस कंपनी पर फोर्थ शेड्यूल लगेगा और किस पर फिफ्थ शेड्यूल लगेगा। साथ स्टेपल कर दिया, प्लस आने वाला सवाल साथ स्टेपल कर दिया, उधर रख दो सब। थर्ड शेड्यूल ये बताता है किस कंपनी पर फोर्थ शेड्यूल लगेगा और किस पर। अच्छा, वैसे फोर्थ शेड्यूल ना अभी मैं आपको बताऊंगा सिर्फ लिस्टेड कंपनीज पर ही लगेगा, बाकी सारियों पर कौन सा शेड्यूल लगेगा? फिफ्थ शेड्यूल। सर ये फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल क्या है? सुने जी, फोर्थ शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल क्या है। फोर्थ शेड्यूल में थोड़ी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज पे है, और फिफ्थ शेड्यूल में थोड़ी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कम हैं। वी आर वेरी अनलकी। अभी तक मैंने आपको जितने डिस्क्लोजर पढ़ाए हैं कंपनी लॉ के, वो फोर्थ और फिफ्थ दोनों के लिए कॉमन है। अभी तक हमने कोई ऐसा डिस्क्लोजर पढ़ा ही नहीं जो मैं आपको कह दूं सिर्फ बड़ी कंपनीज पे लगेगा, छोटी पे लगेगा नहीं। तो अगली बात लिख लें, फोर्थ शेड्यूल में डिस्क्लोजर ज्यादा हैं, फिफ्थ में कम है। फोर्थ शेड्यूल में डिस्क्लोजर ज्यादा है, फिफ्थ में कम है। अभी की क्लास में ऐसी ऐसी बातें हैं कि अब आपने इधर बैठे बैठे ही सीख के बस चले जानी है, घर जाके 5-10 मिनट भी देंगे तो काफी हो जाएगा। अब मैं 3 बातें करने लगा हूं, जरा मुझे बताइएगा आपको सबका मतलब समझ आ गया है। पाकिस्तान के अंदर एक कानून है जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2017। इसके एंड पर कुछ शेड्यूल्स हैं, एक है थर्ड शेड्यूल, एक है फोर्थ शेड्यूल, एक है। ये शेड्यूल कंपनी लॉ का इंटेग्रल पार्ट है लेकिन कंपनी लॉ के सेक्शंस का हिस्सा नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में सेक्शंस चल रहे होते थे, एंड पे टेबल 1 टेबल 2 शेड्यूल होता था जिसमें टैक्स रेट बताए होते थे। तो कंपनी लॉ में बहुत से शेड्यूल हैं, उसमें एक शेड्यूल है थर्ड शेड्यूल, एक शेड्यूल है फोर्थ और एक है। फोर्थ शेड्यूल बड़ी कंपनीज पे लगता है जिसमें ज्यादा डिस्क्लोजर देने होते हैं। फिफ्थ शेड्यूल छोटी कंपनीज पे लगता है जिन्होंने कम डिस्क्लोजर देने होते हैं। थर्ड शेड्यूल बताता है कि बड़ी कंपनी कौन सी है और छोटी कंपनी कौन सी है। हमारे मुल्क में एक कानून है कंपनी लॉ, उसमें 3 शेड्यूल हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड बताता है किस पे लगता है फोर्थ, किस पे लगता है फिफ्थ। इस सफे पे हम थर्ड शेड्यूल पढ़ रहे हैं आज। फोर्थ शेड्यूल में थोड़े ज्यादा डिस्क्लोजर हैं, फिफ्थ शेड्यूल में थोड़े कम डिस्क्लोजर हैं। खत्म होगी बात। अच्छा, हमारी डायग्राम में एक एरर है, पहले उसको सही कर लें फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। एलएससीज के साथ लिखा हुआ है एमएससी, इसको काटें एमएससी और एमएससी को नीचे लिखें एमएससी, और आगे लिखें फिफ्थ शेड्यूल प्लस IFRS फॉर SME
IFRS फॉर SME। अब ये सारा साथ साथ याद करते रहें आप। क्या याद करना है ये देख लें। कुछ कंपनीज पाकिस्तान में लार्ज साइज हैं, कैपिटल, एम्प्लॉइज, सेल की बेस पे। कुछ कंपनीज पाकिस्तान में क्या है, लार्ज साइज हैं। इनके लिए कम डिस्क्लोजर है, इनके लिए भी कम डिस्क्लोजर है। मैं बताता हूं क्यों। इनके लिए कम डिस्क्लोजर है और इन्होंने फॉलो करना है पूरा IFRS। ओ जो SECP ने बता दिया, पूरा IFRS फॉलो करना है। कुछ कंपनीज पाकिस्तान में मीडियम साइज की हैं, इनको थोड़ा रिलैक्स करें। इन्होंने 5th शेड्यूल लगाना है कंपनी लॉ का। IFRS इन्होंने सारे फॉलो नहीं करने। IFRS इन्होंने फॉलो करने हैं फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो मीडियम एंटरप्राइज है ना ये, तो इन्होंने IFRS फॉलो करने हैं फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। पाकिस्तान में कंपनीज दो किस्म की हैं, एक है लार्ज साइज कंपनीज, एक है मीडियम साइज्ड कंपनीज। लार्ज साइज कंपनीज ने 5th शेड्यूल और IFRS फॉलो करने, और मीडियम साइज ने 5th शेड्यूल और IFRS फॉर। इनके अलावा दो कंपनीज हैं, एक है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज और दूसरी भी पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज हैं। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज वो कंपनीज जो के लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज में, इनकी तो फिर जान ले लें। PTCL है, नेस्ले है, पैकेजेस हैं, इनकी जान लें। इन पे 4th शेड्यूल लगेगा और IFRS में भी कोई गुंजाइश नहीं, इन पे सारे के सारे। लेकिन कुछ पब्लिक कंपनीज ऐसी हैं जिनमें, कुछ कंपनीज पब्लिक ऐसी हैं जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट तो है, लेकिन उन्होंने अपने आप को लिस्ट, लेकिन इनकी लिस्ट हमारी किताब में दी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूं। इन पर लगना है 5th शेड्यूल और IFRS। अब सवाल है कि फिर LSC और MSC क्या है। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि LSC और MSC क्या है। ये सारी अगर इस बॉर्डर में से किसी एक को भी क्रॉस कर जाएं तो ये सारी क्या बन जाती हैं। आपने देखा इस डायग्राम में हमने लिस्टेड कंपनी कुछ नहीं डाला हुआ। लिस्टेड कंपनी लार्ज, मीडियम, स्मॉल नहीं होती। लिस्टेड कंपनी का बस लिस्टेड होना ही उसको मरवा देता है। तो इस डायग्राम पूरी में आपको डब्बे में कहीं नजर नहीं आ रहा लिस्टेड कंपनी। एक चीज है जो आपको परेशान कर रही है कि वहां भी पब्लिक अनलिस्टेड लिखा हुआ है, यहां भी अनलिस्टेड लिखा हुआ है। अब क्या करें। तो याद रखिएगा ये पब्लिक अनलिस्टेड गिनी चुनी है 6-7, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये सिर्फ गिनी चुनी है, काफी सारी से मुराद 6-7 हैं, गिनी चुनी है। ये हर पब्लिक अनलिस्टेड की बात नहीं हो रही। क्लियर। अब हमारी जो कैटेगराइजेशंस बनी वो देखें कौन सी बनी। पहली कैटेगराइजेशन हमारी हो गई लिस्टेड कंपनीज, जिनका पब्लिक का जिनमें इंटरेस्ट है। और कौन सी हो गई, अनलिस्टेड, चंद गिनी चुनी कंपनीज, पब्लिक का जिनमें इंटरेस्ट है। और LSCs भी हो गई, और LSCs भी हो गई, और MA। और SSC पे क्या लगना है ये तो बता दो, ये तो आपने बताया नहीं। SSC पे क्या लगना है, SSC पे लगना है 5th शेड्यूल। इन पे IFRS नहीं लगने, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड लगने हैं। ये SMEs के लिए नहीं है, ये SSCs के लिए हैं, स्मॉल साइज्ड एंटरप्राइज। ये SMEs वाले नहीं लगने, इस पे SSCs वाले लगने हैं, स्मॉल साइज एंटरप्राइज। ये IFRS नहीं है, ये AFRS है। ये रिवाइज हो चुकी हैं, पहले कुछ और थे, अब जरा रिवाइज होकर बेहतर हो गए हैं। रिवाइज वाले लगने हैं, पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ इशू किए हुए थे, लेकिन रिवाइज वाले लगने हैं। ओके। नॉन प्रॉफिट इदारों को आप थोड़ा रिलैक्स करें। नॉन प्रॉफिट इदारे भी जरा बिलकते थे, इनको थोड़ा रिलैक्स करें। नॉन प्रॉफिट इदारों पे 5th शेड्यूल लगेगा, IFRS लगेगा। अगर तो बड़े हैं फिर तो इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं, 5th शेड्यूल और IFRS।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इनके लिए अलग बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, नॉन प्रॉफिट इदारे वाले, वो आईएफआरएस के अलावा हैं, वो सिर्फ इन्हीं के लिए हैं। वो फिर असल में दुनिया में अभी तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन नहीं सके हुए, इसलिए नॉन प्रॉफिट इदारों के लिए हमारी हुकूमत ने कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बना दिए हुए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनेशनल नहीं है ये, बस पाकिस्तान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ। और इधर भी नॉन प्रॉफिट इदारे को रिलैक्स कर दें, इससे तो रिलैक्स करें, 5th शेड्यूल लगवाएं इस पे, आईएफआरएस इस पे वो एसएमईज वाला लगवा दें, एसएमईज वाला, स्मॉल एंड मिड, एसएस बिल्कुल स्मॉल वाला नहीं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाला, और इन पे लगा दें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओस। अच्छा, अब अगर मैं कैटेगराइजेशन में 1 2 3 नंबरिंग नहीं कर रहा, अब अगर मैं कैटेगराइजेशन बनाऊं तो पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसके ऊपर हम क्या पढ़ के आए हैं, 4th शेड्यूल और आईएफआरएस। ये है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। एक और हमने पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी पढ़ी है, मैंने लिखा तो काफी सारे हुए लेकिन अब मैं उसको चंद नाम कर रहा हूं, काफी सारे की जगह चंद नाम, यानी 6-7 हैं, उसको काफी सारे लिख दिया था। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज ये हैं अनलिस्टेड, ये हैं अनलिस्टेड। एक ये कैटेगरी हो गई। इसके अलावा बाकी सारी कवर्ड है हमारे डब्बे में, तो क्यों ना फिर डब्बे की तरफ वापस आ जाए। तो अब जो सेट बन गए वो ये बन गए, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज 2 किस्म की हो गई, बाकी सारी की सारी हमारे डब्बे में कवर्ड है। अब याद करना शुरू कर दें एक एक करके। अच्छा जी, पहले तो नाम याद करें, बोलें ये चारों कंपनीज लार्ज भी हो सकती हैं, मीडियम भी हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनी स्मॉल साइज कंपनी होगी, वो नहीं हो सकती, बाकी और कोई स्मॉल नहीं हो सकती। ठीक है, इस सारे डब्बे के अलावा सिर्फ 2 कंपनीज और हैं, इस सारे डब्बे के अलावा सिर्फ 2 कंपनीज और हैं। वो कौन सी हैं? लिस्टेड कंपनीज जिनका नाम है, या काफी सारी किताब में एक लिस्ट दी हुई है अनलिस्टेड कंपनीज भी जिनको हम पब्लिक इंटरेस्ट कहेंगे, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनियां हो रहे हैं, उन्होंने हुकूमत का काफी लोगों का पैसा इकट्ठा किया हुआ है, तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी, लेकिन है वो अभी तक। तो एक है डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर कितनी कवर हो रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे के अंदर कवर हो रही हैं, और 2 ये हो गई, टोटल बस 11 हैं। आगे तो वो एलएससी और एमएससी लिखा हुआ है। अच्छा, अब याद भी करें, इन 2 को पहले फारिग करते हैं, फिर इनके बारे में अलग अलग आपने मुझे बताना है। इन 2 को पहले फारिग करें, इन पे क्या लगना है, 4th शेड्यूल और आईएफआरएस। इन पे क्या लगने, 5th शेड्यूल और, चलो ये तो आसान हो गया, इसको फारिग करें, इसको फारिग करें। इन पर क्या लगना है, इन पर 5th शेड्यूल और आईएफआरएस। अभी तक चीजें स्मूथ चल रही हैं, आईएफआरएस 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 आईएफआरएस। इन पर क्या लगना है, 5th शेड्यूल और आईएफआरएस फॉर एसएमई। थोड़ा सा रिलैक्स हो आप, फॉर एसएमई आ गया लफ्ज। इन पर क्या लगना है वो यहां लिखा हुआ है, इन पर क्या लगना है वो यहां लिखा हुआ है, और इन पर क्या लगना है वो यहां लिखा हुआ है। तो हमारे कितने प्रॉब्लम चाइल्ड हुए, 3। ये 3 क्या हो गए, प्रॉब्लम चाइल्ड। इनके लिए अपने अपने रूल हैं, वो प्रॉब्लम चाइल्ड से हमने एरो निकाल दिया, पीछे बच गई सारी एलएससीज और सारी एमएससीज। अब तसल्ली से याद करना शुरू करें। अच्छा, 4th 5th की तो टेंशन ही खत्म कर देना, 4th तो सारी जगह सिर्फ एक जगह है, 4th तो है ही नहीं, पी नहीं पीआईसी में हर जगह नहीं, पीआईसी में सिर्फ लिस्टेड।
तो फोर्थ फिफ्थ शेड्यूल की डिस्कशन खत्म कर दें, वो मेरी तरफ से ओवर है। पब्लिक लिस्टेड पे फोर्थ शेड्यूल है, बाकी हर किस्म की सारी कंपनीज पे फिफ्थ शेड्यूल है। ये बहस खत्म हो गई। तो वो जो मैंने सुबह सुबह बात की थी, थर्ड शेड्यूल बताता है किस पे फोर्थ लगना है, किस पे। तो जिन पे फोर्थ लगना है वो सिर्फ यही है, इनके लिए ज्यादा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, बाकियों के लिए कम। अब एक एक करके फारिग करें। फोर्थ फिफ्थ हमारा खत्म हो गया। इन पर क्या लगना है, आईएफआरएस या कुछ और? आईएफआरएस। इन पर क्या लगना है, आईएफआरएस या कुछ और? आईएफआरएस। ठीक है। अब हमारे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंपनीज रहेगी। 2 ये हैं, 9 वो हैं, 11 से ऊपर कोई कंपनी नहीं है पेपर में। आप बता दें, इन दोनों का याद हो गया आईएफआरएस। अब क्या रह गया, 9। अब क्या रहेगी, 9 9 9। फोर्थ फिफ्थ की टेंशन खत्म हो गई है, सारा फिफ्थ है। आईएफआरएस, आईएफआरएस फॉर एसएमई, ये भी खत्म होगी बहस। आईएफआरएस और आईएफआरएस फॉर एसएमई। अब रह गया रट्टा प्रोग्राम, जो 3 प्रॉब्लम चाइल्ड हैं, वो एक एक करके अब देख लेते हैं। ये अब रट्टा ही मानना पड़ेगा। रिवाइज्ड एएफआरएस फॉर एसएमईज नहीं, फॉर एसएसईज, फॉर एसएसईज। अच्छा, इसका भी वो उधर एमएससी से आ गया, फिफ्थ भी, और आईएफआरएस फॉर एसएमई वो भी वहीं से आ गया। इसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर, और इसका तो कोई टेंशन ही नहीं, इसके लिए एक एक्स्ट्रा चीज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट। ओ, ये तो फिर बहुत आसान हो गया। ये तो फिर मुझे तो बहुत आसान हो गया। यानी एलएससीज पर वही लगेगा जो एलएससी पे लग रहा है, एमएससी पे भी वही लगेगा जो एमएससी पे लग रहा है। सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा इनके लिए, क्योंकि इस पे भी फिफ्थ और आईएफआरएस लगने, इस पे भी फिफ्थ और आईएफआरएस पर एसएमई लगना है। तो इन दोनों के लिए एक्स्ट्रा क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर। तो ये प्रॉब्लम चाइल्ड ये भी नहीं रहे, मुझे तो अब ये नहीं लग रहे दोनों प्रॉब्लम चाइल्ड। फिर आगे जाके प्रॉब्लम चाइल्ड बच गया सिर्फ ये। डन। अब जो है वो एमसीक्यूज आप लोग कर लें, 10 मिनट आपको देता हूं, निकालें आप एमसीक्यूज। पहले सुन लें, ज़बानी याद करें जरा जल्दी से, क्या क्या याद करने। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो कि लिस्टेड है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो कि नहीं फोर्थ और वो रहने दें, वो मुझे बता देंगे आप। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो कि लिस्टेड है, आईएफआरएस। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी अनलिस्टेड हैं, उनकी डिटेल लॉ में दी हुई है, आईएफआरएस। एलएससी एलएससी एलएससी, आईएफआरएस। एमएससी एमएससी एमएससी, आईएफआरएस फॉर एसएमई। उधर से एनपीओ को भी खत्म कर दें, एनपीओ बड़ी वाली, आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट इदारा, और एमएससी को भी उधर से खत्म कर दें, आईएफआरएस फॉर एसएमई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ, यानी इन दोनों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एमएससी, और एसएससी के लिए रिवाइज्ड एएफआरएस फॉर एसएससी। एक एक्सेप्शन रह गई है, वो इंशाल्लाह अभी इस पॉइंट के बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा। निकालें एमसीक्यूज आज। एमसीक्यू नंबर 1 निकालें। वन नहीं, 1 और 2 नहीं, 1 और 2 से आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, थ्री करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, करें तरतीब से सारे। चाहिए क्या कहना उसे? 3 4 5 6 हो गए। चलें देख लेते हैं। Which of the following are applicable to company listed on Pakistan Stock Exchange? Listed, फोर्थ शेड्यूल और कौन सी ऑप्शन?
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट, ये ढूंढनी पड़ेगी भाई। नॉन लिस्टेड ये वाली नहीं, नॉन लिस्टेड ये वाली नहीं, नॉन लिस्टेड कौन सी? नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट। इस पे क्या लगना है? फिफ्थ शेड्यूल और ऑप्शन नंबर। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पी एंड एल। नो 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 नो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हाउ अ public utility or similar company carrying on business of essential public services। ये ना पहले ज़माने में, वैसे अभी नाम पढ़ के आपको मैं दिखा दूंगा, इसको पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कहते हैं असल में। ये मैं अभी नाम पढ़ के इनके ना लिस्ट में दिखा दूंगा, इसको छोड़ें। अब पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ साथ, पब्लिक इंटरेस्ट लिखा हो फिर पब्लिक अनलिस्टेड, फिर ये वाली नहीं है। इधर आ जाए, इसके साथ क्या लिखा होगा? पब्लिक अनलिस्टेड के साथ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी पब्लिक का इनमें क्या है, तो ये तो फिर इधर आए, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 8 मिलियन, 8 ये नीचे है, टर्नओवर ऑफ 90 एंड एम्प्लॉइज 225। सो इट विल बी क्लासिफाइड एज अ वाई। मैंने आपको कहा था तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? नीचे। तीनों में से एक भी ऊपर निकल गया तो ये लार्ज बन जाएगी। तीनों में से एक भी ऊपर निकल गया, तीनों ही नीचे हैं। आप प्राइवेट कंपनी, ठहरे पहले ढूंढ लेने दें। ये डायग्राम, आ प्राइवेट कंपनी पेड अप, चलें पेड अप छोड़ें, 8900 और 525। 80 तो इधर आएगा ना, 900 900 और ओए क्या करें आप भाई, तीनों में से एक चीज भी निकल गई, आपकी सेल ही आपको लार्ज बनाने के लिए काफी है। आपकी सेल ही आपको लार्ज बनाने के लिए काफी है। अलामाते बलूवत आपकी सेल ही आपको लार्ज बनाने के लिए काफी है। ये इंडिकेशन काफी है, तीनों में से एक भी आ जाए। डन। तो क्या था इसकी ऑप्शन? लार्ज से। आगे चलें। ढूंढ लेने दें पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, इसके साथ पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ, बस खाली लिखा हुआ है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। किधर है आप पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी? ये क्या क्या है बोले, जुबानी याद ही कर लेना। 80, 1200 और 225। 80, 1200 बताएं जी, लार्ज साइज। फॉरेन कंपनी, ओहो कैपिटल तो काटें जरा, सेल भी काटें। नहीं, सेल नहीं काटनी फॉरेन कंपनी के लिए, फॉरेन कंपनी के लिए सेल ही तो देखनी है। ये ₹1 बिलियन है, तो 1 बिलियन बड़ा होता है या 900 मिलियन? तो 900 मिलियन, असल में 1000 मिलियन होता तो 1 बिलियन बनता। तो फिर ये भी क्या बन गई? मीडियम साइज्ड। अच्छा ये काट दें, इसके लिए एम्प्लॉइज नहीं देखने इसके, क्योंकि कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी। 11 करें। जी बताएं। सारी चीजें ही हैं, मुझे तो लगता है उसने कोई छोड़ी भी नहीं, एक भी नहीं छोड़ी उसने, कल ही पढ़ा था। अब आपको एमसीक्यू छोड़ने पड़ेंगे, जो जो छुड़वा के करा रहा हूं मैं, सारे नहीं कर सकते। इन फोर्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल एन एग्जीक्यूटिव हैज बीन डिफाइंड एज एन एम्प्लॉई अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज हिज बेसिक सैलरी? मुझे सवाल आ जाए। 15
ऑल कल ही पढ़ा है, ट्रेजरी शेयर्स भी थे ना 16। मर्करी इज अ लिस्टेड कंपनी, जरा मुझे पहले ढूंढ लेने दें। मर्करी इज अ लिस्टेड कंपनी, फोर्थ और IFRS। Which schedule of company law? Fourth. प्राइवेट इज अ लार्ज साइज कंपनी, ये कहां पे होगा? प्राइवेट इज अ लार्ज, ये प्राइवेट इज अ लार्ज, लार्ज के लिए क्या है? फिफ्थ और IFRS। Mars is a public, it is subsidiary of Mercury Limited, which is listed on Mark is public unlisted। पहले जरा ढूंढ लेने दें, पब्लिक अनलिस्टेड, ये Mark is a public unlisted company, it is subsidiary of Mercury Limited which is listed। इसको छोड़ें कि ये सब्सिडरी किसकी है, ये बताएं अपनी जात में खुद क्या है, ये अपनी जात में खुद क्या है? पब्लिक अनलिस्टेड। तो बस ठीक है, बस पब्लिक अनलिस्टेड है तो कौन सा शेड्यूल लगेगा? फिफ्थ। इससे तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी सब्सिडरी हैं, ये तो हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। आपकी अपनी जात को देखा जाएगा, दूसरे को देखा जाएगा, आपको देखा जाएगा आप पेपर में क्या करके आए हैं, ये तो नहीं देखा जाएगा वाले साहब ने क्या कैसे ट्रेन किया था। विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट लिस्ट द क्लासिफिकेशन, ये कितना मुश्किल सवाल है। कौन सा शेड्यूल ऐसा है जिसमें क्लासिफिकेशन बताई गई है? थर्ड शेड्यूल। अर्थ इज अ non-listed company, but according to third schedule, it is public interest। Oh, non-listed है लेकिन public interest है। ओए होए होए होए, non-listed है लेकिन public interest है, ये वाली फिर बनी ना, non-listed है लेकिन public interest है। इस पे कौन सा लगना है? फिफ्थ। अच्छा, which is not a characteristics of small company। स्मॉल कंपनी प्राइवेट हो सकती है, हाँ हाँ हो सकती है, मेरे ख्याल से हो सकती है। स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 मिलियन तक होता, हाँ हाँ हो सकता है। स्मॉल कंपनी के टोटल एसेट्स अप टू, नहीं एसेट्स तो कोई है ही नहीं, कैपिटल है या सेल है या एम्प्लॉई है, एसेट्स तो कोई है ही नहीं। ये तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 250, हाँ ठीक है ठीक है, ये भी सही बात लग रही है, एम्प्लॉयज नॉट मोर देन 250। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ। अच्छा, दोनों बातें पूछने लगे, बड़ा तेज है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड शेड्यूल ऑफ कंपनी लॉ फॉर लार्ज साइज कंपनीज आर, फॉर लार्ज साइज जनरल रूल ही बताएंगे ना फिर, IFRS और फिफ्थ शेड्यूल। कौन सी ऑप्शन? ठीक है, MCQ नंबर 6 26। हाँ जी, एक भाई कह रहे हैं बी, which of the following accounting framework and schedule of company law applies to non listed पब्लिक सेक्टर। हाँ ये लफ्ज आया ना कंफ्यूजिंग, ये पब्लिक सेक्टर वाला लफ्ज मैंने आपको उधर जाके भी दिखाता हूँ अगर मिलता है तो, वरना इस MCQs को मैं चेंज करवाऊंगा क्योंकि पब्लिक सेक्टर पुराने लॉ में लफ्ज था, पता नहीं खत्म हो गया है। ये आई एग्री, छोड़ें इसको, ओके डन, लीव इट, आगे चलें। आगे क्या है? नहीं नहीं इसको नहीं छोड़, अभी ये नहीं समझ आएगा। ये भी पढ़ाना है। ये MCQ 33,
ये तो कल पढ़ा था, परसों, जल्दी बताए ना। जी आप बताएं तसल्ली से, आप चारों पढ़ के बताएं, आप लोग बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे थे। एक्सेलेंट, डी। During the year, Alpha Limited made a total donation of 7 million, including 0.6 million to Beta Welfare Trust, where our CEO serves as chairman. आप बता दें ये जो 0.6 मिलियन की डोनेशन है ये जानने वाली है या अनजान वाली है? हायर वाला रूल लगेगा या मस्ट डिस्क्लोज करना है? मस्ट डिस्क्लोज करना है। सिंस द अमाउंट इज बिलो, नहीं, अमाउंट की थ्रेशोल्ड तो देखना नहीं, 10% वाली बात भी नहीं देखनी। Since CEO is जानने वाला, the name of the donee and the amount donated. Since CEO is associated with donee, the CEO's name and his interest, CEO का नेम डिस्क्लोज करना था। नेम ऑफ डोनी तो आता है, सीईओ का नेम डिस्क्लोज करना है। क्या लिखा हुआ है उधर जाके देखें। किधर है? 171 1 and where any director or his spouse has interest in donee, irrespective of name of such director along with their interest. Name of such along with their interest. Done. नेम ऑफ द डोनी तो वैसे आ ही जाता है, लेकिन जो एग्जैक्ट मैच कर रहा था वो ये है, मतलब इसमें एक मिसिंग था, नेम ऑफ सीईओ मिसिंग था इसमें। देखिए ना, यहां से आगे पढ़ेंगे, एंड वेयर एनी डायरेक्टर और हिज स्पाउस हैज इंटरेस्ट, तो फिर नंबर 1 नेम ऑफ सच डायरेक्टर अलोंग विद देयर, ये डायग्राम बनाई थी, ये तो एग्जैक्ट मैच करके डायग्राम, नेम ऑफ डायरेक्टर एंड हिज इंटरेस्ट विद द डोनर। ओके, अब वो पेज निकाल लें जिसको हमने बाईपास करके थर्ड शेड्यूल करने की कोशिश की है, क्योंकि वो पेज समझने और देखने में टेक्निकल था। उस पेज को बाईपास करके हमने सारे एमसीक्यूज किए हैं। पेज 189, वो पब्लिक सेक्टर वाला मसला भी अल्लाह का शुक्र है हमारा हल हो गया है। आप सिर्फ हाईलाइट करें या बॉक्स में लें ये जो मैं कह रहा हूं, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में मैंने आपको बताया कुछ कंपनीज हैं नॉन लिस्टेड। आप बता दें इनको, अभी हम जाके लिख लेते हैं, इनको हम जाके लिख लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है ये किताब पे लिस्ट हमें मिल गई है। पेज 189 के 1 का बी वो लिस्ट मिल गई है। ऐसी कंपनीज जो बोलें अनलिस्टेड हैं लेकिन पब्लिक का उनमें बोलें जरा इंटरेस्ट फिर भी है, ऐसी कंपनीज जो क्या हैं लेकिन पब्लिक का उनमें इंटरेस्ट है। ये नाम याद नहीं करने आप, मतलब एक दो दफा पढ़ लें मेरे साथ। पब्लिक सेक्टर कंपनीज, अब समझ आ गया, पब्लिक सेक्टर वो बार बार यूज करता है, 2 दफा उसने यूज किया था। तो पब्लिक सेक्टर कहां फॉल करता है इसमें, एक पब्लिक सेक्टर लफ्ज़ है यहां फॉल करता है।
registered and licensed under administrative regulation made there under non-banking finance companies, मुदारबा companies, insurance, stock exchange, इसमें तो पब्लिक का बहुत इंटरेस्ट होता है. सेंट्रल डिपॉजिटरी, क्लियरिंग हाउस पाकिस्तान में, सिक्योरिटीज ब्रोकर, लाइसेंस ट्रेडिंग एंड सेल्फ क्लियरिंग और ट्रेडिंग एंड having custody of customer assets, professional clearing member, registered notified license under banking companies, banks वगैरह, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स वगैरह, बैंकिंग कंपनीज और शुगर बनाने वाली सारी कंपनी. इन कंपनीज इंगेज इन प्रोडक्शन, बेचने वाली नहीं, बना के बेचने वाली सारी कंपनीज. बस ये तो आप पढ़ लीजिएगा. मतलब शुगर बनाने वाली आ रही हैं और बैंक्स वगैरह आ रही हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आ रही हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज, अब मैं स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की, सेंट्रल डिपॉजिटरी, कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मुदारबा कंपनीज और पब्लिक सेक्टर लफ्स उसने 1-2 दफ़ा यूज़ किया है. टेस्ट नहीं करा, देखा है क्या, सिर्फ पब्लिक सेक्टर का लफ्स 2 दफ़ा 2 MCQs में डाला है, इसके अलावा टेस्ट नहीं करा. उसको पता है ये ऐसे सापा प्रोग्राम है, ये किस बच्चे ने याद करके आना है. तो ये एक लिस्ट है, बताएं किनकी, जल्दी बोलें. पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज जो के, और वी आर वेरी लकी अनलकी कि ये 6 लाइनें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी. वी आर वेरी अनलकी कि ये 6 लाइनें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी. नंबर 1, तो इधर आप लोगों ने लिख लेने के पेज 190 पर, अभी मैं ले आता हूं, पेज 190 पर 6 पॉइंट्स जो एंड पे दिए हुए हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे. पहला पॉइंट पढ़ें और मतलब बताएं. भाई इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अभी फाइनली नहीं हुई, इस साल की सेल मुझे पता ही नहीं, तो मुझे बड़ी या छोटी कंपनी किस बेस पे कहा जा सकता है? पिछले साल की कंपनी पे. इस साल की बेस पे मुझे कौन, मुझे तो पता भी नहीं इस साल मेरे एम्प्लॉइज एवरेज कितने होने और क्या होने. तो मुझे तो हमेशा डिसीजन किस बेस पे होगा? अगली लाइन पढ़ें. सुने जरा, एक साल लार्ज है, अगले साल मीडियम के क्राइटेरिया पे आ रही है, आप इसको क्या कहेंगे? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. एक साल लार्ज है, अगले साल मीडियम के क्राइटेरिया पे आ रही है, आप इसको क्या कहेंगे? लेकिन उससे अगले साल भी अगर मीडियम के क्राइटेरिया पे आ जाए, आप फिर इसको क्या कहना शुरू कर दें? क्योंकि अब इसकी रिकवरी का चांस बहुत कम है. अच्छा, एक साल स्मॉल है, अगले साल मीडियम बन गई, स्मॉल ही कहीं को, हल्का फुल्का ऊपर गया होगा, काम वापस आ जाना इसने. लेकिन अगर अगले साल भी मीडियम के क्राइटेरिया पे रही, बताएं कैटेगरी कब बदल सकते हैं? इसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दें. वैसे टीनू मीनू दोस्त जा रहे थे, इस तरह कोई एग्जांपल दें. एक दफा तुमने चोरी की तो मैं तुम्हें चोर नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मुसलसल 2 दफा चोरी की तो तू चोर भी है और मैं से दोस्ती भी. इस तरह की 1000 मिसालें आप दे सकते हैं. 2 टेस्ट छोड़ दें, जो मर्जी रूल बनाए, बस ये सादा सी था. इस तरह की कई बातें हमारी जिंदगी में होती हैं. तो कैटेगरी से कब आपने निकालना है उसको दोस्तों की? जब वो 2 दफा बुरी हरकत करे, एक दफा तो उससे हो गई होगी. फिर चलें पॉइंट 3 पढ़ें. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कौन से होने चाहिए? एवरेज नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी इन दैट कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस. तरीका बताएं, एवरेज कैसे निकलेगी ऑन मंथली बेस? भाई 31 जनवरी को एम्प्लॉइज गिने, 28 फरवरी को गिने, 31 मार्च को गिने, 12 दफा गिने, उनका करें टोटल, डिवाइडेड बाय 12 कर दें. मतलब एम्प्लॉइज को डिवाइड बाय 12 नहीं, मतलब उस फिगर को डिवाइड बाय 12 कर दें. मंथली एवरेज लेनी है या वीकली एवरेज लेनी है? मतलब हर महीने के एंड पे एम्प्लॉइज को हाजिर लाइन लगा लिया करें, गिने 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगले महीने दोबारा बुलाएं उनका 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर 12 फिगर्स निकल आएंगे. 12 फिगर्स को जमा करें, उसे डिवाइडेड बाय 12 कर दें. 12 महीने के फिगर्स को जमा करें, वो वाकई एम्प्लॉइज निकल आएंगे, वो आपके एम्प्लॉइज नहीं होंगे. वैसे समझिए, जनवरी में 100 हैं, फरवरी में 100 हैं, मार्च में 100 हैं, करते करते 1200 निकल आएंगे टोटल. उसको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो दोबारा 100 ही निकल आएंगे. लेकिन अगर ऊपर नीचे होंगे तो फिर फर्क पड़ेगा. अगली बात पाएं, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हो गया है. सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी shall follow the requirements of
लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, एमसीक्यू में तो कुछ और लिखा हुआ था। हाँ, तो सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। चलिए एमसीक्यू देख लेंगे फिलहाल, बस सादा सी बात, सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी इज, आगे चलें, चलें इसका कुछ सवाल बना लेंगे भाई। ये ना मीडियम साइज्ड कंपनीज that are otherwise required to follow IFRS for SMEs and accounting standards for NPOs, and small size companies that are otherwise required to follow revised AFRS for SSCs। वैसे मैंने ये लिखा हुआ ये पॉइंट भी, for MSC, NPO and SSC, ये पॉइंट हमने डाला हुआ, शुक्र है। for MSC, NPO and SSC, ये दोनों प्रॉब्लमेस्ट चाइल्ड हैं। प्रॉब्लम चाइल्ड कितने थे? 3, क्योंकि इनके लिए जरा चीजें याद करनी पड़ी थी। उसमें ये 2 प्रॉब्लमेस्ट हैं क्योंकि इनको एक ऑप्शन अवेलेबल है। इन दोनों को लॉ ने एक ऑप्शन दे दी है। ऑप्शन बताएं क्या है? तसल्ली से पढ़ें। एमएससी डेट आर अदरवाइज रिक्वायर्ड टू फॉलो IFRS फॉर SME एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO, ये वाली होगी ना? ओ भाई यही वाली होगी ना, MSC डेट आर अदरवाइज रिक्वायर्ड टू फॉलो IFRS फॉर SME एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO। इनको क्या करें? मे ऑप्ट टू फॉलो IFRS, ओ तेरी खैर सारे मे ऑप्ट टू फॉलो IFRS नोटिफाइड बाय SCCP फॉर प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये लोग कहें जी हमने SME वाले फॉलो नहीं करने, हमारा तो लेवल है, तो फिर ये पूरे के पूरे IFRS फॉलो करने, जाओ फिर भुगतो। There is an option available in law which is mentioned on last 2 points in book। अच्छा शुक्र। ये SSC तो है ही पूरे उसमें एक, इसके बारे में कोई बात नहीं की, इसके बारे में SSC। अच्छा तू क्या कर रही है? कर तो ये रही है, ऑप्शन देखते हैं, ये जनरल रूल है। ऑप्शन द SSC डेट आर अदरवाइज रिक्वायर्ड टू फॉलो AFRS, हाँ हमें पता है, अदरवाइज रिक्वायर्ड टू फॉलो AFRS फॉर SSC, हाँ हमें पता है। मे ऑप्ट क्या? IFRS notified by SSCP और IFRS फॉर SME। SCCP ने तो फिर सारे ही किए हुए हैं, इसको तो ऑप्शन दर ऑप्शन मिल गई, सारे भी IFRS फॉलो कर सकती है, नहीं करने तो फिर ये जो अपने बाप के यानी कि MSC वाले IFRS हैं इनको फॉलो कर ले। बातें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गई हैं, अब इनको क्लोज करना चाहिए, अगले दिन आपको रिवाइज करना चाहिए। अच्छा आप बता दें 6 रूल्स जो हमने पढ़े हैं। नंबर 1, ये 6 रूल्स पढ़े ना, पहले पे उंगली रखें। नंबर 1, नहीं देखे बगैर बताएं ना यार, अभी तो देखे बगैर बताएं। जो क्लासिफिकेशन आपकी डिसाइड होनी है किस बेस पे डिसाइड होनी है? प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे, इसकी बेस पे डिसाइड हुआ, क्योंकि इस साल की सेल तो अभी फाइनल नहीं हुई ना, तो इस साल खड़े होकर मैं तो नहीं तासता हमारी सेल कितनी है। दूसरी बात क्या पड़ी थी? ये क्लासिफिकेशन बदल सकती है, लेकिन कितने साल बाद? मुसलसल आप 2 साल किसी अगली कैटेगरी में आए तो ठीक है। अगर इस साल स्मॉल है अगले साल मीडियम हो गए तो आप स्मॉल ही रखें अगले साल भी अपने आप को, अनलेस के अगले साल भी मीडियम हो जाए। तीसरी बात वो तो आसान थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मंथली बेस पे निकालेंगे। और चौथी बात, वो बहुत भयानक बात है यार, ये तो बहुत भयानक बात है, लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी पे भी क्या लगेगा? 4th शेड्यूल। जैसे PTCL लिस्टेड थी यूफोन पे, फिर 4th शेड्यूल लगेगा। और मीडियम्स, वो जो NPO पड़ी हुई है उधर, वो पूरे IFRS लगा सकती है, और जो SSC नीचे पड़ी हुई है वो पूरे IFRS भी लगा सकती है, ना दिल चाहे तो SME भी लगा सकती है, जो SMEs के लिए है, वही है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले। डन, चलें काफी है, बस छोड़ें, वो निकालें। ये 2 MCQ साथ कर दें, ये 2 MCQ साथ कर दें, ये जो रह गए थे आप लोग मत निकालें, छोड़ें। कोई लिख रहे हैं कौन कौन से MCQs हम कर रहे हैं आज? कोई नहीं लिख रहा? चलें फिर मुझे एंड पे लिख के बता दीजिएगा। ये जो 2 हमारे रह गए थे ये कर लें। MCQ 29 जी, 18 चेंज हो जाएगा फिर, चलो उसको कर लेंगे, फिर दोबारा कर लें।
हाँ, इट इज सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. Mars Limited is a public unlisted company. It is subsidiary of a Mercury Limited which is listed company. हाँ, ये तो फिर ICAP को भी कहना पड़ेगा सही करे. ठीक है, सही कह रहे हो. करें इसको चेंज. Mars Limited is a public unlisted company. It is subsidiary of Mercury Limited which is listed. अच्छा, ये रूल अब हमने कहाँ पढ़ा है? ऑन पेज 19 टी पे रूल नंबर 4. सही है, अच्छा किया आपने देख लिया. हाँ नहीं, ये खुद तो पब्लिक अनलिस्टेड है, लेकिन उसने क्या है, अगर तुम सब्सिडरी बन गए लिस्टेड की तो लिस्टेड की सब्सिडरी बन गई है ना, यही तो मसला है. लिस्टेड की सब्सिडरी बन गई है. मार्स खुद तो अनलिस्टेड है, लेकिन ये सब्सिडरी तो लिस्टेड की बन गई है ना. चलिए फ्रेश माइंड से मंडे को कर लेंगे इसको, छोड़ इन चीज़ों का टेंशन ना लें. वो जो 2 मैंने एमसीक्यूज आपके लिए छोड़े थे वो कौन से थे, जल्दी बताएं. ये बट ये हाँ, द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी शैल बी बेस्ड ऑन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करंट या प्रीवियस ईयर, तो बात गलत है. क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज वेयर इट डज नॉट फॉलो अंडर द प्रीवियस कैटेगरी फॉर 3 2. ये सही है, तो ओनली 2 इज करेक्ट. डन. अब 26 भी कर लेते हैं. नॉन लिस्टेड पब्लिक सेक्टर. नॉन लिस्टेड पब्लिक सेक्टर, वो मिल गया ना, पब्लिक सेक्टर भी शुगर वाले में थी, तो नॉन लिस्टेड पब्लिक सेक्टर. अब बता दें नॉन लिस्टेड पब्लिक सेक्टर पे क्या लगना है. IFRS एंड 4th तो एक ही पे लगना है ना, बल्कि भयानक बात होगी 2 पे लगना है. वैसे 4th एक तो लिस्टेड पे लगना है और लिस्टेड की सब सिडरी पे लगना है. चलें थोड़ी सी मेहनत इस पे करके आए, फिर अगली क्लास में इसको देखते हैं. सफ़े बांटो, कंसोलिडेशन निकालें. कंसोलिडेशन इधर देखें, पेज नंबर कौन सा है. आप लोग अपनी बुक्स तो आपके घर पढ़ेंगे भाई. सफ़े बांटो, पास्ट पेपर. ये कई दफ़ा मना भी किया है कि आपको 3rd शेड्यूल निकाल दे, ऐसे रट्टा प्रोग्राम, वो उसको मोहब्बत होगी उसके MCQ से. क्वेश्चन नंबर 8 लिया ना. क्वेश्चन नंबर 8 क्लास के फौरन बाद ले आया करो, जो भी मसले आप लोग क्लास के फौरन बाद आगे पूछ लिया करें. क्वेश्चन नंबर 8, कोई भाई पूछ रहे थे सिलेबस कब खत्म होगा. अब लगे हुए हैं भाई कि 17 तक कोशिश है कि मेन चीज़ें हो जाएं, फिर आगे 18-19 में से किसी 1-2 दिन आ जाएंगे बस, थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ी. अच्छा, पेज 627, पेज 627, क्वेश्चन नंबर 8 जी. पेरेंट ने कितना लोन दिया हुआ है सब्सिडरी को? नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना. सब्सिडरी ने कितना लोन दिया है पेरेंट को? 120. पेज मिल गया आपको. सब्सिडरी ने कितना, सब्सिडरी ने कितना लोन दिया हुआ है पेरेंट को? 120. पेरेंट की किताबों में कितना पेएबल है? 96. पहले साइडें देख के बता दें किसने किसको लोन दिया हुआ है, फिर जनरल एंट्री इकट्ठे करते हैं. सब्सिडरी की किताबों में रिसीवेबल साइड पे नजर आ रहा है ना, और नहीं भी समझ आ रहा तो लोन टू लिखा हुआ है, तो लोन टू जेएल एसएल. लोन टू जेएल एसएल कह रही है कि मैंने पेरेंट को लोन दिया हुआ है. पेरेंट कह रहे हैं नहीं नहीं, मैंने 120 मिलियन जो है तुझे वापस नहीं करना, मेरे मुताबिक पेएबल है 90. वो कह रही है बीवी नहीं, मैंने तो 120 मिलियन लेने हैं. शोर कह रहे नहीं, मैंने तो 96 मिलियन देने हैं. डन. चलें अब आप लोग
बताएं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो कहां से शुरू करेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लोन रिसीवेबल में कितना नजर आ रहा है? 120। और लोन पेएबल में कितना नजर आ रहा है? 96। बनाएं, फिर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हो सकता है इन ट्रांजिट हो कुछ। फर्क देख के जाएं कितने, जुबानी बताएं फर्क। 24 मिलियन, 24 मिलियन का फर्क है। द लोन वॉज गिवन एट मिड ऑफ ईयर। किसने दिया होगा वैसे? सब्सिडरी ने। लोन वॉज गिवन एट मिड ऑफ ईयर एंड कैरीज इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। लेकिन हमारे सवाल में जारी बात है 6/12 करके निकालेंगे। चेक को, अच्छा कोई रीपेमेंट हुई है। मैं भी कहूं डिफरेंसेस मैच क्यों नहीं कर रहे, कोई रीपेमेंट हुई है। आ चेक ऑफ है। हमें कितना डिफरेंस लग रहा था? 24 मिलियन। वो कहते हैं मैंने चेक भेज दिया कितने मिलियन का? 30 का। चलें देख लेते हैं फिर क्या स्याप है। मेरे ख्याल से तो 24 का होना चाहिए था। A check of 30 million in including interest. A check of 30 million including was dispatched by repayment तो पेरेंट ने करनी है ना। Was dispatched by parent but was not received by subsidiary at year end but was received after year end। एक ही मतलब होता है। Was not received at year end या was received after year end, एक ही मतलब होता है। आप बताएं किसने पेमेंट कर दी? किसने पेमेंट कर दी? पेरेंट ने। किसको पेमेंट नहीं मिली? सब्सिडरी को। बस फिलहाल एक छोटा सा काम बता दें, इन ट्रांजिट कितने हैं? 30। नहीं इन ट्रांजिट कितने? 30 सबर। इन ट्रांजिट कितने? 30। पहले मैं सवाल सारे को बाईपास करके आसान तरीके से करवाने लगा हूं। ये आसान तरीका ही पेपर में हम करेंगे, फिर लंबा और लॉजिकल तरीका करेंगे, वो आप लोगों को पहले सिखाया हुआ है। आज एक शॉर्टकट सिखाने लगे हैं। पहले एक काम सादा सा करें, नंबर लें फौरन पेपर में, यहाँ -120 96 लिख के ये नंबर लेके इस एडजस्टमेंट के पासिंग मार्क्स ले लें। छोटे से नंबर यहाँ आने हैं और कैश इन ट्रांजिट के साथ 30 डालें और सीधे सीधे नंबर ले लें पेपर में। तो फौरन आसान से नंबर लें पेपर में। LR को अकाउंट से खत्म करें। शोहर तू मान, बीवी तो मान मैंने पैसे नहीं लेने, और शोहर भी कहे तो मैंने पैसे नहीं देने। आपको याद है आपस के डेटर क्रेडिटर ऐसे कैंसिल करते होते थे। तो पहले ये तो करें, एडजस्टमेंट्स में जो मर्जी लिखा हो ये मार्क्स पेपर में फौरन ले लीजिएगा। क्या करें बोले? रिसीवेबल डेबिट में नजर आ रहा है, क्रेडिट कर दें, कैंसिल करें। पेएबल लायबिलिटी साइड पे नजर आ रहा है, इसे डेबिट करें। ऐसा ऐसा कंसोलिडेशन का प्रोसेसर आपका इन हो रहा है। आ जाए। रास्ते में कितने लिख दें? 30। गलत है सही है छोड़े पर, आपके ख्याल से 24 होना चाहिए था, लिख दें 30। खैर है। रास्ते में कितने? 30। सबर। नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी इन इट्स बुक्स। सब्सिडरी बेचारी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गई किताबों में। लिखें इतने को अंडरलाइन करके। एरर इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एक एरर है, इसे सही करना पड़ेगा। एरर इन सेपरेट, जितना मैं डब्बा डलवा रहा हूं यहां से लेके यहां तक, नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी इन इट्स बुक। करें रिकॉर्ड। किस साइड पे रिकॉर्ड करूं? क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे रिकॉर्ड करूं? क्रेडिट साइड पे। अमाउंट निकलवाएं 120 लोन जो ओरिजिनल था 120 इंटू रीपेमेंट तो एंड पे हुई है, इंटू 10% इंटू
6। जादू हो गया, एंट्री टैली होगी, जादू हो गया, एंट्री टैली होगी। लॉजिकल तरीके से आपको बाद में समझाता हूं, पेपर में यही करके आना है बस। नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी, और सब्सिडरी आज इंटरेस्ट इनकम कमा रही है, वो बेचारी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गई है। एसआरई में ले जाए, बैलेंस शीट का सवाल है, बैलेंस शीट का सवाल है, एसआरई में ले जाए। मेरी तरफ से ये एडजस्टमेंट खत्म हुई, लेकिन अब इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। पोस्ट करें एडजस्टमेंट को जल्दी से, पोस्ट करें। एक अकाउंट खोल लेते हैं साइड पे, एसआरई, और पोस्टिंग देख लें, रेड मार्कर से मैं कर दूं सारी ही। 4 फिगर्स मुझे देखने कहां जा रही हैं। ट्रायल में देखें कैश एंड बैंक आ रहे हैं कहीं, नहीं कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा। करंट एसेट्स आ रहे हैं फिर, बट ठीक है, फिर खैर है, करंट एसेट्स में डाल देंगे करंट एसेट्स। बाकी जितने भी आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता, कुछ पेरेंट के आ रहे होंगे, कुछ सब्सिडरी के आ रहे होंगे, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। 4 फिगर्स पोस्ट करवाएं मुझे। चलें जी, एग्जाम लेवल सवाल, 4 फिगर्स पोस्ट करवाएं। -90 -120, ये मार्क्स हमने तब भी ले लेने थे अगर नीचे ना आते तो, ये इजी मार्क्स से हर एक को मिलने हैं। कैश इन +30 +6 इंटरेस्ट इनकम विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड बाय, बोले बोले बोले, सब्सिडरी, जो रिकॉर्ड करना बेचारी भूल गई थी। चलें जी, बिस्मिल्लाह, रिवाइज। ये तो सवाल में गिवन है ना 120 और 96, यही लिख लें। उसके बाद 120 और 96 को कैंसिल करें, ये सवाल से लिख लिए 120 और 96, फिर एंट्री करें। लोन रिसीवेबल क्रेडिट, जिसने लोन दिया हुआ है तो मान ये आपस का है, उसने कहा चल ठीक है, इसने कहा हाँ आपस का है। रिसीवेबल क्रेडिट, पेएबल डेबिट, जो एंट्री करते होते थे डेटर क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट। A check of 30 million was dispatched but was received after year end. Easy से मार्क्स लें। Check was dispatched but was not received, तो check in transit debit 30। वाह। No interest is recorded by subsidiary in its book। subsidiary कौन है? subsidiary कौन है? जिसने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है आज, तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दें। अगर थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम था तो फिर 3 एंट्रीज हैं, वो ये हैं। इस सारे की जगह 1 2 3, अगर लंबा प्रोग्राम था, लोन पेएबल डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट और कैश इन ट्रांजिट, ये प्रिंसिपल अमाउंट वाला हो गया 24, क्योंकि बाकी 6 का इंटरेस्ट इन ट्रांजिट है। ये प्रिंसिपल का डिफरेंस आ गया, इस तरह भी चलेगा पेपर में। सब्सिडरी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गई है, इस एरर को सही करें। इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि रिसीव नहीं हुआ, रिसीव अगले साल हुआ है। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 120। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर इस तरह सही होनी चाहिए थी, पूरी डबल एंट्री करके, उधर हमने शॉर्टकट मारा है, बहुत रिस्की अप्रोच थी। 120 इंटू 6/12, ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। 6 सेपरेट किताबों में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गई। ओहो, आपस का रिसीवेबल बुक हो गया, एंट्री सही करते करते आपस का रिसीवेबल बुक हो गया। इसको खत्म करें।
ये कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, और उसकी किताबों में इंटरेस्ट पेबल नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसने चेक, हाँ उसने तो चेक भेज दिया ना 31 दिसंबर को, तो उसकी किताबों में क्यों पेबल होगा? मुझे तो यही लग रहा है उसकी किताबों में पेबल नहीं होगा, उसकी किताबों में पेबल होगा 0, तो इसका भी पेबल रिसीवेबल कैंसिल करें, बाकी फिर रास्ते में है, उस सवाल ने बताया हुआ है, बाकी फिर रास्ते में है कितना 6, तो 24 जमा 6 30 वही होगी, और जब आप काटेंगे तो इफेक्ट तो वही जाएगा ओवरऑल। इस तरह करना था तो इस तरह कर लेते, फिर एक एंट्री की बजाय 3 एंट्रीज करनी पड़नी थी, ज्यादा लॉजिकल था। बैलेंस शीट से कितना इन ट्रांजिट पकड़ा गया पहले बताएं? 24। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? कंसोलिडेशन। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? कंसोलिडेशन। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? रेक्टिफिकेशन इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी, डज इट सीम्स गुड? ये वाला सही लग रहा है? ये वाला सही है, ठीक है, सब टू यू। बहुत जरा शॉर्टकट था, शॉर्टकट सही है। लेकिन थोड़ा सा जान तो मारे ना, अकल तो लगाएं, समझे तो सही, इसको भी समझने की कोशिश करें। कंसोलिडेशन में ऐसे नहीं होता कि लोन के अंदर इंटरेस्ट घुसा हो लोन के टी अकाउंट में, लोन का टी अकाउंट सेपरेट पड़ा होता है, इंटरेस्ट सेपरेट हो रहा होता है, तो वो IFRS 9 वाला चक्कर नहीं है कि लोन के अंदर इंटरेस्ट भी घुसे हुए हैं, तो इसलिए कीप इट सिंपल। बैलेंस शीट में कितना इन ट्रांजिट आ रहा है नजर? 24। नीचे कंफर्म भी हो गया, नीचे कंफर्म भी हो गया कि 24 का भी इन ट्रांजिट है, 24 यहां से निकाल लिया। नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय एस, प्लीज रिकॉर्ड इट, डबल एंट्री होती है, ये बचपन से सीखा हुआ है, रेक्टिफिकेशन करते हुए डबल एंट्री होती है, डबल एंट्री करें। रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम, लेकिन आपस का रिसीवेबल बुक हो गया। डिविडेंड में इसी तरह करते थे, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट, फिर डिविडेंड रिसीवेबल को क्रेडिट करते थे, वो आखिरी एंट्री जो होती थी। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को खत्म करें, लेकिन पेबल नहीं है किताबों में। क्यों नहीं है किताबों में? ये जरा कोई बताया आज कि पेरेंट की किताबों में पेबल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि पेरेंट ने तो पे कर दिया ना, उसने तो चेक दे दिया, तो उसकी किताबों में पेबल नहीं है, तो बैलेंसिंग आ गया इन ट्रांजिट। ओके, अब हम इस एडजस्टमेंट को पोस्ट करने लगे हैं P&L के अंदर, लेकिन हम उसी डेटे को सामने रख के P&L के अंदर जो है वो पोस्ट कर देते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। P&L के अंदर इस एडजस्टमेंट को पोस्ट करने लगे क्योंकि इसमें मोर और लेस सारे बैलेंस शीट के आइटम्स है, P&L का एक ही आइटम है, ये वो इधर भी नजर आ रहा है, वो इधर भी नजर आ रहा है, P&L के अंदर पोस्ट कर देते हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सब्सिडरी की अदर इनकम और पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट। कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करें, -6 ये आपको बचपन से सिखाया हुआ है, -6 वजह -6 इसलिए कि कई क्लासों में आपको बताया था, एक ने अपनी अदर इनकम में डाला होता है, दूसरे ने अपनी, हाँ वो एक इंटरेस्ट इनकम में डालना भूल गया था, वो मैं डाल देता हूं, वो अगर हम कहते हैं मैं डाल देता हूं, वो तो एरर को सही करना है, ये एरर अगर आपने सही करानी है करा ले मेरे साथ, लेकिन ये एडजस्टमेंट खुदा के लिए ना भूलिएगा, और कुछ करके ना आए, ये एडजस्टमेंट आप लोगों ने पेपर में जरूर करके आनी है। एक की कहां गया हुआ है? अदर इनकम में, दूसरे की कहां गया हुआ है? ये तो कैंसिल करना ही करना है, लेकिन एक रिकॉर्ड करना भी भूल गया हुआ ना, तो उस एरर को भी तो सही करें ना, डालें फिर निकाल दें, कोई मसला नहीं, डाल तो दें पहले उसकी इंटरेस्ट इनकम। ये जरा 6 को हाईलाइट कर लें, ये मैंने गलती सही की है, ये गलती सही की है। किसकी अदर इनकम रिकॉर्ड की है? सब्सिडरी की। एस प्रॉफिट में भी ऐड कर दें, SRE टाइप एडजस्टमेंट है, एस प्रॉफिट में भी ऐड कर दें।
इसके प्रॉफिट में ना वो इंटरेस्ट इनकम पड़ी नहीं हुई, इधर जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है एस का प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम 6, ये वाली। आज एक बात कर रहा हूं आपसे आखिरी दफा, पहले भी क्लास में कई दफा हुई है, अब अगले 10 मिनट इसकी रिवीजन ही करनी है। मैंने आपको कहा हुआ था कि इनको कभी भी एस प्रॉफिट में लेके नहीं जाना। आपस की सेल परचेज जो कैंसिल हो रही है उसको कहीं नहीं लेके जाते, बस इधर ही फेस पे खत्म कर देते हैं। आपस की मैनेजमेंट फीस इनकम फीस एक्सपेंस, आपस की इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसको बस कैंसिल करना होता है, एस प्रॉफिट से रूट नहीं कराना होता। आज मजबूरी में मैं एस प्रॉफिट में लाया हूं, वो कैंसिल करने के चक्कर में नहीं लाया, वो रिकॉर्ड करना भूल गया था। इसके प्रॉफिट में आमतौर पर रिकॉर्ड हुई होती थी, वो रिकॉर्ड करना भूल गया था, इस चक्कर में मैं लाया हूं। तो मेरी बात अभी भी अपनी जगह कायम है, वो मैं आपको बात लिखी हुई दिखा भी देता हूं एक जगह के ऊपर, और आज के नोट्स में उसका पेज नंबर भी हम डाल देंगे। वो बात अपनी जगह है और वो बात अभी भी कायम है और जिंदा और ताबिंदा है। ये हमारी बात कहाँ लिखी हुई है, ये सफ़ा वैसे मैंने आपको क्लास में बनवाया था, लेकिन बनवाने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि ये तो किताब में बना हुआ है। तो लिखें ज़रा पेज 523, अपने नोट्स पे लिखें पेज 523, पेज नंबर 523। रिसीवेबल पेबल ना देखें, पेरेंट की इनकम और एक्सपेंस आ रहा है, बैलेंस शीट का सवाल नहीं, P&L के सवाल में -12 -12 बस खत्म, यही करना सिखाया हुआ है। डू नॉट हिट वर्किंग 5। पेरेंट कह रहे हैं मैंने मशवरा दिया है 12 रुपए का, सब्सिडरी कह रही है हाँ मेरा खर्चा है 12 रुपए का, उसमें से रिसीवेबल बैलेंस शीट में कैंसिल होते हैं, वो छोड़ें, इधर से भी माइनस कर दें 12, इधर से भी माइनस, डू नॉट हिट वर्किंग 5। ये भी एक नोट डला हुआ है, आज जाके पढ़िएगा आप पेज नंबर 523 पर, ये भी एक नोट डला हुआ है। इफ अकाउंटेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड एनी एंट्री देन दैट एंट्री विल बी पास्ड फर्स्ट, फिर उस एंट्री को पहले करेंगे, फिर कैंसिल कीजिएगा। इफ अकाउंटेंट हैज नॉट पास्ड एनी एंट्री देन पास इट फर्स्ट, फिर बाद में कैंसिल तो करना ही होता है, तो कैंसिल करने से पहले ये वाली एंट्री कर दें। तो ये 6 मैंने रिकॉर्ड किया है, ये SRE टाइप है इधर लेके गया था, CRE टाइप होता तो शायद इधर भी लेके ना जाता। चलें अब मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, अगला सवाल कर दें। क्वेश्चन 8 से अगला कौन सा है? 5, अगले सफे पे क्वेश्चन 5 है, पास पेपर का क्वेश्चन 5। इसमें एडजस्टमेंट नंबर ढूंढने कौन सी है? एडजस्टमेंट नंबर 5 है। चलें जल्दी से, शॉर्टकट तरीके से करना है तो शॉर्टकट से कर दें, शॉर्टकट तरीके से कर दें सॉल्व, लेकिन P&L बैलेंस शीट दोनों बनाएं। इस सवाल को मैं दोबारा नहीं करा, रिवीजन हो जाएगी बस, पास पेपर क्वेश्चन 5 करें। MCQs किसने लिखे हैं अपनी किताब पे? दिखा दें, दिखाएं।
नहीं कैंसिल क्यों कर रहे हैं, पहले जो लोन रिसीवेबल पेएबल बैलेंस शीट में नजर आ रहा है वो लिखें ना, कैंसिल ना पहले करें, पहले जो बैलेंस शीट में लोन रिसीवेबल पेएबल नजर आ रहा है वो लिखें, फिर बाद में कैंसिल करें, एंट्री करने के बाद कैंसिल करें। ये क्या बनाया है दिखाएं, ये समझ नहीं आ रही ये, अच्छा पिछला नोट हो रहा है। बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल कैंसिल करने होते हैं और P&L में फॉर द ईयर कैंसिल करना होता है, फॉर द ईयर, और बैलेंस शीट में रिसीवेबल पेएबल। हो गया सॉल्व, ओके। ये एडजस्टमेंट असल में तकरीबन 8 साल पहले आई थी, उसके बाद कभी आई नहीं, इसलिए मैंने नॉर्मल क्लासेस में इसको कराया नहीं था, मतलब एक इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना भूल गया है, ये एडजस्टमेंट है। और अल्लाह का शुक्र है एडजस्टमेंट आपको ना भी कराते तो कैश इन ट्रांजिट आप लोगों ने 30 लिख के आना था पिछले सवाल में, तो इसलिए पासिंग मार्क्स तो एडजस्टमेंट में बंदा ले ही लेता है। चीज़ों से परेशान होने वाले फिर कहते हैं कि नहीं पूरी एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही है वो है। अच्छा पूरी अभी भी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, आप ट्राई कर लें, जिसको पिछला सवाल नहीं समझ आया वो ज़्यादा टेंटिव हो जाए। रिवीजन है, कितना लोन दिया हुआ है, दिया हुआ है लिया हुआ है, दिया हुआ है, एसेट साइड पे है ना, कितना लोन दिया हुआ है, किसने, पेरेंट ने। ये क्या कह रही है मैंने कितना वापस करना है, 12। तो चलें देखते हैं फिर, 4 मिलियन का इन ट्रांजिट होना चाहिए, लेकिन अब सवाल पता नहीं क्या कहता है। लोन वॉज ग्रांटेड बाय पेरेंट टू सब्सिडरी 2 years बैक, ओ 2 years बैक, पिछले सवाल में मिड ऑफ ईयर दिया गया था, 2 years back, and carries interest of 12% payable annually. The principal is repayable in 5 equal installments of 4 million each.
तो शुक्र है, ये तो इसमें तो 4 अलग से भी दिया हुआ है, यानी 4 इन ट्रांजिट है, फिर तो शायद प्रिंसिपल ही इन ट्रांजिट है सिर्फ अभी तक जो पता लग रहा है। ऑन 30 जून 16 बीएल कौन है? सब्सिडरी ने एक चेक दिया 5.92 का विच वाज रिसीव्ड बाय वायल ऑन 2 जुलाई। अच्छा, बैलेंस शीट खोल के रखते हैं। लोन रिसीवेबल जी, मैं बस ऊपर देखने जा रहा हूं कैश एंड बैंक पड़ा हुआ है या एसेट्स पड़े हुए हैं। कैश एंड बैंक पड़ा हुआ है। लोन रिसीवेबल 16, लोन पेएबल 12, कैश एंड बैंक पेरेंट का और सब सब्सिडरी का। पेरेंट का कितना है वैसे कैश एंड बैंक? 63, और सब्सिडरी का, लेकिन छोड़े परे, बस पी और एस लिख देता हूं मैं, पेरेंट का कैश और सब्सिडरी का कैश। अब हमारी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। इधर हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इधर हम इसके लिए वर्किंग कर लेंगे, इधर हम इसके लिए वर्किंग कर लेंगे, इधर हम अपनी मेन वर्किंग करते हैं जो एंट्री हमने करनी है। जी, पेरेंट की किताबों में कितना रिसीवेबल नजर आ रहा है? 16। बैलेंस शीट में जाके देखें ना, 16। बैलेंस शीट में जाएं, सब्सिडरी किताबों में पेएबल 12। सवाल में आए इन ट्रांजिट बताएं। पहले देखने में लगा 4 मिलियन ट्रांजिट है, लेकिन असल इन ट्रांजिट था बीएल इश्यूड अ चेक ऑफ 5.92 व्हिच वाज नॉट रिसीव्ड ऑन 30 जून। अभी तक नहीं मिला, मतलब है अगले साल मिला। तो ये क्या है? कैश इन कितना? 5.92। नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय पेरेंट, फिर तो इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी ना। नो इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय पेरेंट, इंटरेस्ट इनकम। रट्टा मार लें, हायर अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है 16 और 12 में से, और जिसने रट्टा नहीं मारना कि 16 और 12 में से हायर अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है, वो लॉजिक सुन ले। असल में वो जो पेमेंट है वो 4 मिलियन की आखिरी दिन हुई है, तो लोन पूरा साल 16 मिलियन ही आउटस्टैंड रहा है। 4 मिलियन की पेमेंट आखिरी दिन हुई है, तो पूरा साल लोन आउटस्टैंडिंग रहा है, लेकिन रट्टा मारने के लिए 16 और 12 में से हायर अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाला करना है। हायर अमाउंट बताएं। 16 इंटू 12% इंटू 6/12 नहीं करना आज, 1.92। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही होगी। इसको ले जाएं सीआरई में, आज इसको ले जाएं सीआरई में। चलें जी, अब रेड मार्कर से एंट्री करें। शोहर, तूने बीवी से 16 मिलियन नहीं लेना। बीवी ने कहा हाँ मैंने 12 मिलियन नहीं देना। रास्ते में है 5.92। पेरेंट, वो तुमने एक गलती कर दी थी, कहते हाँ हाँ वो गलती कर दी थी, सही करा दो। वो गलती तो सही करा दिया करो, गलती की टेंशन। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हो गई थी जी। कितने लोगों ने यही किया था? ओके, अब समझ आ गया। P&L में ना आप लोग कुछ करें ना करें, एक काम जरूर कराइएगा, रिकॉर्ड करें ना करें, कैंसिल जरूर कराइएगा। कैंसिलेशन के अलग नंबर होने हैं। पेरेंट की अदर इनकम, सब्सिडरी की अदर इनकम, पेरेंट की फाइनेंस कॉस्ट, सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट। नोट बाद में करें, पहले समझें। बताएं इनकम कितनी है एक बंदे की? 1 पॉइंट, तो दूसरे का एक्सपेंस। प्लीज कैंसिल करके आए, इसके अलग नंबर होंगे। पहले कैंसिल करके आए, इसके अलग नंबर है। बैलेंस शीट में कैंसिल करना होता है रिसीवेबल पेएबल, और P&L में कैंसिल करना होता है फॉर द ईयर। एक गलती होगी हुई है बेचारे पेरेंट से। आपको पता है ये कैंसिलेशन तो कंसोलिडेशन के एंगल से है, रेक्टिफिकेशन भी तो करनी है ना। अब इस एंट्री में से ढूंढे P&L में क्या जाएगा? वो तो कैंसिलेशन है, वो मैंने कर दी। इस एंट्री से ढूंढे क्या जाएगा? If accountant has not recorded any entry, then that entry will be passed first.
पेरेंट की अदर इनकम रिकॉर्ड करें 1 पॉइंट, लेकिन आज एस प्रॉफिट में ना लेके जाएं, क्योंकि बस छोड़ दें एस प्रॉफिट को खाली, क्योंकि ये एसआरई टाइप एडजस्टमेंट है या सीआरई टाइप, सीआरई टाइप। डन। चलें ठीक है, अब नमाज पढ़ के आ जाएं। एक छोटी सी चीज देख लें ताकि मैं इसको साथ ही खत्म कर दूं। ये याद रहेगा, बस ये बता दें, ये याद रहेगा। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एरर सही कर दीजिएगा, फिर आपस के रिसीवेबल पेबल कैंसिल करें 1000 दफा, उसमें कोई मसला नहीं। आपस की इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस कैंसिल करें। अच्छा, ये एक छोटी सी चीज मुझे बता दें, ये जो सवाल है पास पेपर का क्वेश्चन 1, ये मैंने आपको नोट्स में नहीं दिया क्योंकि बहुत ही आसान था। लॉन्ग टर्म लोन वॉज ग्रांटेड टू, मैंने बैलेंस शीट भी नहीं खोली क्योंकि आपको फौरन पता चल जाना है। लॉन्ग टर्म लोन वॉज ग्रांटेड टू डीएल, डीएल कौन है? सब्सिडरी। लॉन्ग टर्म लोन वॉज गिवन टू सब्सिडरी ऑन यकम जुलाई 13, हमारे साल के पहले दिन। इट इज रीपेबल आफ्टर 5 years। अल्लाह का शुक्र है प्रिंसिपल की रीपेमेंट है ही नहीं, तो प्रिंसिपल की रीपेमेंट है ही नहीं। पिछले सवालों में प्रिंसिपल भी रीपे हो रहा था। इट इज रीपेबल आफ्टर 5 years, कैरीज इंटरेस्ट एट 12%, पेएबल ऑन 30 जून एंड 31। आप बताएं बैलेंस शीट में क्या जाएगा, कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल और पेएबल होगा? लोन होगा जरूर, इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल जल्दी बताएं कितना है? बैलेंस शीट में इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल 0 है। बोले क्यों? इट कैरीज इंटरेस्ट एट 12%, इट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। अगर 30 जून को 30 जून का इंटरेस्ट पे होता है तो बैलेंस शीट में क्या कैंसिल होते हैं? रिसीवेबल पेएबल। तो रिसीवेबल पेएबल 0 है, लेकिन पी एंड एल में जरूर कैंसिल, उधर फॉर द ईयर कैंसिल होता है। उधर क्या कैंसिल होता है? वो होगा 30 मिलियन का लोन है ना, 30 मिलियन का लोन। आगे ये इन ट्रांजिट नहीं था, ये 30 इसमें पड़ा होगा। पी एंड एल में कैंसिल होगा 30, जल्दी जल्दी बोले, 30 का। अच्छा, अब लिखें अपने रजिस्टर पे पास पेपर क्वेश्चन 1 पेज 620, ये यहीं पे पास क्वेश्चन 5 के साथ कहीं लिखें। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर इनकम में से और फाइनेंस कॉस्ट में से क्या क्या माइनस होगा? बता दें, रेड मार्कर से कितना माइनस होगा? कैलकुलेटर ना पकड़ें, जुबानी बताएं। 30 का लोन है, जरा 12% फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 30 जरा 12%, 3.6। चलें कैलकुलेटर पकड़ लें, 3.6 दोनों जगहों से माइनस हो जाएगा। प्लस क्यों नहीं कर रहा मैं कुछ अभी? प्लस वो जो अभी थोड़ी देर पहले प्लस की है, कोई एरर नहीं है, लेकिन माइनस क्यों कर रहा हूं? माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पी एंड एल में क्या माइनस करना होता है? फॉर द ईयर। और बैलेंस शीट में क्या माइनस करना होता है? रिसीवेबल पेएबल। तो लिखें इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल 0 है, इसलिए बैलेंस शीट में कुछ कैंसिल नहीं होगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल 0 है क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ कैंसिल नहीं होगा, इसलिए बैलेंस शीट में कुछ कैंसिल नहीं होगा। जाएं 45 पे आ जाएं ताकि हम 615 तक आपको फ्री कर दें। क्या लिखे आप लोगों ने? इंटरेस्ट रिसीवेबल पेएबल 0 है, इसलिए बैलेंस शीट में कुछ कैंसिल नहीं होगा।